नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। और आज हम कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए मामलों के बारे में आपको कानूनी जानकारी देंगे। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कामकाजी महिलाओं के लिए एक आम समस्या बन गई है और देश में हर दिन किसी न किसी दफ्तर में कोई ना कोई महिला इस समस्या से सामना इसका करती है, इससे दो चार होती है। तमाम कानूनों और सख्त नियमों के बावजूद साल दर साल ये बढ़ते जा रहे हैं। वर्क प्लेस या फिर दफ्तर में महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए कई कठोर कानून मौजूद है। बावजूद इसके कई महिलाएं अपने दफ्तर में सेफ महसूस नहीं करती है क्योंकि उनसे छेड़छाड़ कुछ ऐसे तरीकों से होती है कि उनके मन में एक दुविधा की भावना होती है कि वे इसे यौन शोषण मानकर शिकायत करें या फिर नहीं करें। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 जिसे पॉश भी कहते हैं, पॉश कानून के तहत 10 या अधिक कर्मचारी वाले हर एक कार्यालय में यौन प्रताड़ना की शिकायत के लिए आंतरिक समिति का गठन करना आवश्यक है। ये समितियां शिकायतों का निपटारा करती हैं और लिखित माफी से लेकर नौकरी से निकाले जाने तक की कार्रवाई की सिफारिश करती हैं, जो पुलिस के पास आपराधिक शिकायत दर्ज करने के मुकाबले एक विकल्प प्रदान करता है। इस कानून के और भी कई प्रावधान हैं जो कि कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल में सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज हम इस विषय पर आपको जानकारी देंगे और बता दें कि किन परिस्थितियों में महिलाओं के साथ किया गया व्यवहार भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। ये है यौन स्वीकृति के बदले नियोजन में लाभ पहुंचाना। ये लाभ स्पष्ट अथवा अस्पष्ट तरीके से दिए जा सकते हैं। यौन अस्वीकृति के मामले में नौकरी से हटा देने की धमकी, महिला को अपमानित करना या उसके साथ दुर्व्यवहार करना, कार्यस्थल पर डराने वाला या फिर घृणास्पद भयभीत करने वाला या प्रतिकूल वातावरण बनाना, महिला के साथ इस हद तक अपमानजनक व्यवहार करना जिससे कि महिला के स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। वर्क प्लेस या दफ्तर में महिलाओं के साथ होने वाली यौन शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए कई कठोर कानून मौजूद है। इसके बावजूद कई महिलाएं अपने दफ्तर में सेफ महसूस नहीं करती हैं क्योंकि उनसे छेड़छाड़ कुछ ऐसे तरीकों से होती है कि उनके मन में एक दुविधा की भावना रहती है कि वह इसे यौन शोषण मानकर शिकायत करें या फिर नहीं करें। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पॉश कानून के तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाले हर एक कार्यालय में प्रत्येक नियोक्ता के लिए आंतरिक समिति का गठन करना आवश्यक है। 10 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों और औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए राज्य सरकार के जिला अधिकारी या कलेक्टर को प्रत्येक जिले में स्थानीय समिति का गठन करना है। ये समितियां शिकायतों का निपटारा करती हैं और लिखित माफी से लेकर नौकरी से निकाले जाने तक की कार्रवाई के लिए सिफारिश करती है, जो पुलिस के पास आपराधिक शिकायत दर्ज करने के मुकाबले एक विकल्प प्रदान करता है। दरअसल आपको बता दें, ये तो थी बुनियादी जानकारी। इस मसले पर और सलाह देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कानूनी विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वाति जी, आपको महिलाओं के कानूनी हक से जुड़ी हुई जानकारी देंगी और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है। विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके कानूनी सलाह ले सकते हैं। स्वाति जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। स्वाति जी, कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के साथ यौन शोषण की परिभाषा क्या है? किन व्यवहारों को यौन शोषण कहा जा सकता है? देखिए, कार्यस्थल पर यौन शोषण को लेकर सबसे बड़ी जो परिभाषा जो इस एक्ट में 2013 के एक्ट में सम्मिलित है वो ये है कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना या फिर शारीरिक रिश्ता या यौन संबंध बनाने की मांग करना या उसकी उम्मीद करना या यौन स्वभाव की अश्लील बातें करना, जैसे कि उसको किसी भी तरह का तरीके से प्रेशराइज करना कि अगर वो ये बातों की सहमति नहीं देगी तो या तो उसके साथ नौकरी जाएगी
या उसका डिमोशन कर दिया जाएगा। किसी भी तरह की अश्लील तस्वीरें उसको दिखाना, कुछ भी अश्लील फिल्में या अश्लील सामग्री दिखाना या सुनाना या कोई भी तरीके का यौन प्रकृति की बातें जो बातचीत द्वारा लिख कर या छू कर करी जाए, ये सभी चीजें यौन शोषण में सम्मिलित की जाती हैं, उसकी परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। जी, सवाल ये भी है स्वाति जी, जब यौन शोषण या प्रताड़ना होती है तो शिकायत किससे की जा सकती है, किससे शिकायत करें महिलाएं? अगर अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं जहां पर एक आंतरिक शिकायत समिति बनी हुई है, जिसे हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी कहते हैं, अगर वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है तो या तो वहां पर अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में शिकायत कर सकती हैं, या एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन शी बॉक्स करके मिनिस्ट्री ने बनाया है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है या किसी भी कारणवश आईसीसी उनके डिपार्टमेंट में बनी ही नहीं है, उनके ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये शी बॉक्स एक डिजिटल बॉक्स है, एक कंप्लेंट सिस्टम है, जिसे वो ऑनलाइन कॉल करके ऑनलाइन एक कंप्लेंट डालकर अपनी कंप्लेंट दायर कर सकती हैं। ऐसे स्थिति में वो शी बॉक्स उनकी कंप्लेंट एक्सेप्ट करेगा और उसको या तो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर देगा, या उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो जहां पर सही तरीके से आईसीसी बनी है वहां पर फॉरवर्ड कर देगा। इसके साथ साथ महिलाओं के पास ये ऑप्शन है कि वो आईसीसी में अगर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा चुकी, उसके साथ साथ पैरेलली वो शी बॉक्स में भी जा सकती हैं या सीधा पुलिस को भी अप्रोच कर सकती हैं, जो सेक्शन 354 आईपीसी के अंडर उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करती है। ठीक है, स्वाति जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में अगर महिला कर्मचारी और आरोपित दोनों ही कई साल पहले कंपनी छोड़ चुके हो तो क्या उसी कंपनी में शिकायत दर्ज करा सकते हैं? देखिए, ये जो पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, शॉर्ट पॉश एक्ट हम इसे कहें, तो इस एक्ट के अंतर्गत एक टाइम लिमिट दी गई है, जिस टाइम के अंदर अंदर आपको अपनी सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, यौन उत्पीड़न से रिलेटेड कंप्लेंट को दर्ज कराना होता है। इस एक्ट के अंडर ये समय सीमा है 3 महीने की। अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश आप 3 महीने के अंदर अंदर ये कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करा पाते हैं, तो एक एक्सटेंशन भी है कि प्लस 3 मंथ का समय आपको और दिया जाता है। बट अगर आपको 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं अपना जो ऑर्गेनाइजेशन, अपना जो भी कार्यस्थल है उसे छोड़े हुए, तो जाहिर सी बात है आप उस केस में अपने वापस जाकर अपने कार्यस्थल में ये कंप्लेंट नहीं करा सकेगी, क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत वो 6 महीने की समय सीमा निकल चुकी है। पर अगर मान लें कि वो 3+3 की समय सीमा में अभी आप हैं और आप कार्यस्थल छोड़ भी चुकी हैं, बट आपका जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट दायर करी है अगर वो कार्यस्थल में है, तो आप जरूर वो कंप्लेंट वहां करा सकती हैं। अगर मान लीजिए वो भी कार्यस्थल छोड़ चुका है, बट जब आप उस कार्यस्थल में थी तब ये आपके साथ जो भी शोषण हुआ है, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, अगर उस समय आपके साथ हुआ था, उस केस में आप वो कंप्लेंट वहां करा सकती हैं। आपको, क्योंकि ये एक सिविल ऑफेंस है पॉश एक्ट, ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो कार्यस्थल उस वक्त जबकि वो जिसके खिलाफ आप ये कंप्लेंट दायर कर रही हैं वो इंसान भी वो कार्यस्थल छोड़ चुका है, तो वो उसके ऊपर किस तरह की पनिशमेंट लाद सकता है, लेवी कर सकता है। तो ऐसे में अगर वो पेंशन ड्रॉ कर रहा है, जो भी अक्यूज्ड है, ऐसे में हो सकता है उसकी पेंशन रोक दी जाए या उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए या किसी और तरीके का सर्विस एक्शन उसके खिलाफ लिया जाए। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि वो यौन उत्पीड़न आपकी 3 महीने की समय सीमा के अंदर अंदर हुई है या नहीं। ठीक है स्वाति जी, क्या ये समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है क्या, और क्या पीड़ित की ओर से कोई और शिकायत कर सकता है इस मसले पर? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके साथ जो भी यौन उत्पीड़न हुई है उसको हुए हुए 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, ऐसे में आपको जो आईसीसी है वो आपको एडिशनल 3 महीने का समय दे सकती है, बट उसके आगे कुछ नहीं। और अगर किसी भी शारीरिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या मानसिक तनाव की वजह से, या हो सकता है कि जिसका यौन उत्पीड़न हुआ उसकी डेथ हो गई है, अगर इन 3 कारणों के कारण वो महिला इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी लिखित में कंप्लेंट करा सके, तो ऐसे में उसका कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, उसका लीगल एयर या कोई भी समाज सेवी या उसका शुभचिंतक उसके बिहाफ पर
उस महिला की कंप्लेंट उसके साथ फाइल कर सकता है। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके बिहाफ पे कोई और भी कहीं ना कहीं कंप्लेंट जो है वो दर्ज करा सकता है। क्या पीड़िता अपना नाम गुप्त रख सकती है इसमें, क्योंकि खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, या फिर यूँ कहे कि उनकी पहचान ना हो, इसके लिए क्या उनका नाम गुप्त रखा जा सकता है? अगर वो खुद शिकायत दर्ज कराती है तो वो क्या अपना नाम गुप्त रख सकती है क्या? देखिए, इस एक्ट के अंतर्गत अगर वो लिखित रूप में शिकायत कर रही है किसी के भी खिलाफ, तो उस शिकायत में उसको अपना नाम देना पड़ेगा। अगर वो ऐसी शिकायत लिखित देती है जिसमें वो अपना नाम गुप्त रख रही है, तो वो शिकायत मान्य नहीं है। उसको उस समय अपना नाम डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। बट इस एक्ट में काफी प्रोविजंस दिए हुए हैं जिसके अंतर्गत जो भी कंप्लेनेंट है, जो महिला अग्रीव्ड वुमन है, उसका नाम सामने नहीं आने दिया जाएगा। आईसीसी को अगर वो अपनी लिखित कंप्लेंट दे रही है जिसमें वो अक्यूज्ड को नेम कर रही है, कुछ विटनेसेस, कुछ गवाहों को भी उसने नाम दिए हैं, बट ये पूरा प्रोविजन है इसके लिए कि उसकी जो आइडेंटिटी है उस आईसीसी के बाहर वो डिस्क्लोज नहीं होगी। और अगर किसी कारणवश कोई ये आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसका प्रावधान भी एक्ट में किया गया है। बिल्कुल ठीक है। सो डॉक्टर स्वाति, आप बने रहिए हमारे साथ, तो इस विषय पे हम आपसे तफसील से और भी जानकारी लेते रहेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है उन महिलाओं के लिए जो कि वर्किंग वुमेन्स हैं, जो कि उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। क्या करें, कैसे शिकायत दर्ज करवाएं, और इसके लिए आपको किस तरह का प्रोसीजर अपनाना होगा। और डॉक्टर स्वाति लगातार हमारे साथ बने हुई हैं, एडवोकेट हैं, जो कि बहुत तफसील से, बहुत विस्तार से बता रही हैं कि महिलाएं अगर उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं तो वो क्या करें, क्या ना करें। डॉक्टर स्वाति, आपसे मैं समझना चाहती हूँ, दरअसल शिकायत के बाद सबसे पहला कदम क्या उठाया जाता है? उत्पीड़न का शिकार हो रही महिला के पक्ष में क्या कुछ एक पहला कदम उठाते हैं, क्या कुछ कदम उठाया जाता है? देखिए, अगर महिला ने, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट उस महिला से जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो उसके सामने ये है कि वो लिखित में शिकायत करे। हाँ। एक बार उसने जब वो लिखित में आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को शिकायत कर दी है, उसके बाद उसको सबसे पहले ये ऑप्शन दिया जाता है कि क्या वो किसी भी तरह की कंसिलिएशन या समाधान आपस में बातचीत करके जिसके खिलाफ उसने शिकायत करी है, क्या वो ऑप्शन लेना चाहती है। अगर वो महिला वो ऑप्शन के लिए हाँ कर दे और दोनों की आपस में बात हो जाए और वो मैटर वही रिजॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो बहुत बढ़िया है। बट अगर किसी कारण वो महिला, उसको ऐसा लगता है कि भाई इस तरह बातचीत करके ये मैटर सॉल्व नहीं होगा और वो ये चाहती है कि भाई इस कार्रवाई को पूरा करा जाए, इंक्वायरी को पूरा करा जाए, तो इस एक्ट के अंडर ये प्रावधान है कि 90 दिन की समय सीमा के अंदर अंदर उस इंक्वायरी को पूरा करा जाएगा। और आईसीसी जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस देगी आगे, जो भी एम्प्लॉयर है उसको, और वो क्या रिकमेंडेशन देगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इंक्वायरी में क्या सामने आया है, क्या जिसके खिलाफ कंप्लेंट करी गई है क्या वो दोषी करार हुआ, पाया गया, या दोषी वो नहीं पाया गया, या हो सकता है जो भी प्रूफ सामने लाए गए वो उतने काफी नहीं थे कि किसी को दोषी करार दिया जा सके। जो भी 90 डेज के समय सीमा के अंदर जो भी इंक्वायरी का रिजल्ट सामने आएगा, हाँ, उस पर बेस्ड आईसीसी रिकमेंडेशंस आगे देगी। ठीक है डॉक्टर स्वाति, क्योंकि हम पॉश कानून के बारे में बात कर रहे हैं, लिहाजा ये कानून झूठी शिकायतों से कैसे निपटता है, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस कानून के साथ ये आई है कि कई पुरुष कहते हैं कि भाई उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, क्योंकि कई बार महिलाएं झूठी शिकायत उनके खिलाफ करती हैं। और क्योंकि ये शिकायतें, ये यौन उत्पीड़न के मामले ये ऐसे होते हैं कि जाहिर सी बात है ये कोई बीच बाजार में तो होंगे नहीं, ये एक ऐसे सिनेरियो में होंगे जहां कोई विटनेस नहीं होता। तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार पुरुषों के लिए भी ये बात साबित करना कि भाई वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है। बट अगर विटनेसेस और गवाह और सब चीजों को देखते हुए, जितने भी सबूत हैं उन्हें देखते हुए ये पाया जाता है कि महिला ने झूठी शिकायत की है, तो सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट, उसमें प्रोविजन है कि उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। उस एक्शन में हो सकता है कि उसको नौकरी से भी निकाला जाए। ठीक है। बातचीत के दौरान कही गई आपत्तिजनक बात के खिलाफ कानूनी सबूत क्या होगा, ये कितना आधार होता है इसका, या फिर कितना डिपेंड करता है कि आगे नतीजा क्या रहेगा या रिजल्ट क्या रहेगा?
देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, जिस तरह की एलिगेशंस ये होती हैं, जिस तरह का यौन उत्पीड़न के मामले होते हैं, जाहिर तौर पे ये पूरी कोशिश रहती है, अगर किसी ने जेन्युइनली सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है एक अग्रीव वुमन का, तो वो पूरी कोशिश करता है कि इसका कोई विटनेस ना हो, वो किसी अंधेरे कोने में या जहाँ कोई ना हो, वहां पर ही किया जाता है। पर साथ ही साथ इस बात को भी मद्देनजर रखती है आईसीसी के, जस्ट बिकॉज एक अग्रीव वुमन ये साबित नहीं कर पाई कि उसका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ ही नहीं। तो वो जो भी आईसीसी है वो इस बात को समझती है कि जरूरी नहीं है कि बहुत सारे विटनेसेस या सबूत हों, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को भी नजर में लिया जाता है कि आसपास की परिस्थितियां क्या कह रही हैं, और उस चीज के बेसिस पे आईसीसी फिर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि क्या महिला की कंप्लेंट सही है या वो झूठी है। क्या महिला मरीज या मुवक्किल या फिर कोई भी प्रोफेशनल सर्विस लेने वाली महिला के साथ उत्पीड़न वर्क प्लेस हरेसमेंट के दायरे में ही आएगा, या फिर इसका कुछ और दायरा रहता है? ये भी वर्क प्लेस हैरेसमेंट के अंडर आता है, क्योंकि कोर्ट्स के काफी सारे जजमेंट हैं जो ये कहते हैं कि महिला मरीज के साथ अगर कुछ अभद्र घटना घटी है, या फॉर दैट मैटर अगर एक स्कूल में पढ़ने वाली महिला स्टूडेंट लड़की के साथ कुछ ऐसी घटना घटी है, तो उसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के कर्तव्य में लिया जाता है। क्या ये जरूरी है कि जिस कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न हुआ है वह वहां नौकरी करती हो, या कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के साथ यौन शोषण मामले में पीड़िता कब कोर्ट या फिर पुलिस के पास जा सकती है? देखिए, अगर एक महिला का उत्पीड़न हुआ है उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे, तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो वो आईसीसी उस वर्क प्लेस की वहां पर कंप्लेंट करे उस पुरुष के खिलाफ जहां पर उसका वर्क प्लेस हैरेसमेंट हुआ है और वो वहां काम करता है। दूसरा ऑप्शन उसके साथ उसके लिए ये भी है कि वो सीधा पुलिस के पास जाए या कोर्ट में इस मामले को लेकर जाए। ये दोनों ही ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर स्वाति जिंदलगर जी। आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमें बताया कि वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ अगर उत्पीड़न होता है तो वो किस तरह से अपनी आवाज़ को उठा सकती है, किस तरह से आगे कानूनी रास्ते को अपना सकती है और किस तरह से आरोपी को दोषी साबित कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।